अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, हमारा कंटिन्यू है एनएमडी का बायोलॉजी का। और जो टॉपिक 4 है अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, वो हम डिस्कस करेंगे यार आज। और उसमें डीएनए जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लें कि ये न्यूक्लिक एसिड है क्या और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है। अगर आप बात करें सेल की, तो हर सेल में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है बेसिकली उसके अंदर आपके डीएनए है पड़ा हुआ, और उस डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए और आरएनए कंबाइंड फॉर्म में आपका एक न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको फर्स्टली जो रिपोर्ट किया हुआ एफ मिस्टर ने किया 1869 में, और उसके कुछ फीचर्स हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल है। इवन आपने प्रीवियस क्लासेस में वाटसन और क्रिक मॉडल डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा रोजालिंड फ्रैंकलिन है जिन्होंने एक्स रे डायफ्रैक्शन इसका दिया। एरविन चार्गफ है जिन्होंने इसकी जो कंपोजिशन है डीएनए की उसके ऊपर कुछ काम किया, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस है उसकी जो कंपोजिशन है उसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो ये कुछ 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डीएनए और उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर, तो वो हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो होल डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका क्रोमोसोम एंड डीएनए उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपका डीएनए की जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड है वो चैप्टर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपका डीएनए का, तो उस लिहाज से हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो हम देखेंगे यहाँ पर वो क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें आपका डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है इसको डिस्कवर किया गया था सबसे पहले एक पस सेल के अंदर से, ठीक है। पस सेल्स जो है उसके अंदर से इसको लिया गया था। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा हम इसको डीएनए और आरएनए को हम सेपरेट आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो जस्ट भी डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए की जब भी मैं बात करूँ तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है आपके पास वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर अगर आप देखें इस वर्ड को आप समझें तो यहाँ पर एक वर्ड है डीऑक्सी, एक है राइबो और फिर आपका है न्यूक्लिक एसिड, राइट। यानी कि अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, यानी 3 चीजों पे ये मुश्तमिल है। पहली चीज क्या, एक आपके पास आ जाता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो तो बेसिकली 2 वर्ड्स का ना। एक इसमें है जी डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है जी न्यूक्लिक एसिड, जो आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर आपकी है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपकी आ जाती है जो नाइट्रोजन स्पेस है, नाइट्रोजन स्पेस, राइट। और इसी के साथ साथ आपका ये आ जाता है इसमें कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स, फॉस्फेट ग्रुप्स, राइट। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपका डीएनए जो है वो बेसिकली इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है वो बन रहा है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, नाइट्रोजन स्पेस है और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं और उन न्यूक्लियोटाइड्स की लिंकिंग से आपके पास जो है वो डीएनए बन जाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डीऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स होती हैं, इन्हीं की जो लिंकिंग है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। याद रखें कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में जो आते हैं उसके लिहाज से हम इसको डिस्कस करें। तो पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सी राइबोस, क्लियर। जो मेन शुगर है वो है राइबोस, मेन शुगर कौन सी है, राइबोस, राइट। राइबोस शुगर जो है ये शुगर ऐसी शुगर है कि इसको हम पेंटोस शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाती है, 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाती है। अगर आप इसका 5 कॉर्नर रिंग देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, यूं, और फिर ये आपकी कार्बन।
तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, तो 5 कॉर्नर रिंग इसने बनाया। तो ये आपके क्या पास क्या है, राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर जो है इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो इसका मेन एक्चुअल फॉर्मूला है कि आपके पास C5 है, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके पास जो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, वो भी आपके पास है, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें जो है वो ऐड होते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसमें क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 2 होती है इसकी, ये कार्बन नंबर 2, इस कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये शुगर जो है वो क्या हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, क्लियर। तो कार्बन नंबर 2 ऑफ राइबोज शुगर, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्लियर। तो ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन हैं, 5 कॉर्नर रिंग बना रही है। इसके बाद इसमें नाइट्रोजनस बेसिस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजनस बेसिस इसमें जो है वो आपकी 4 है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस आपकी इसमें है एडेनिन, फर्स्ट है जी एडेनिन, सेकेंड नाइट्रोजन स्पेस है जी गुआनिन, थर्ड नाइट्रोजन स्पेस है जी इसमें आपकी थायमिन, और फोर्थ है जी साइटोसिन। ये 4 आपके पास इसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। फॉस्फेट ग्रुप्स आपके पास जैसे आपके पास पता है कि आपको फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, राइट। तो H3PO4 के पास एबिलिटी होती है कि वो इस राइबोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, और जो बॉन्ड बनाता है ये फॉस्फोरिक एसिड जो आपका ये फॉस्फेट जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर लिंकेज। यानी कि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहां पर देखें कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास एक है पेंटोज शुगर, और मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, पेंटोज शुगर का जो आपका फॉस्फेट है इसके साथ जो बॉन्ड है जी वो कौन सा है, तो वो ईस्टर बेसिकली होगा, क्योंकि वो ईस्टर लिंकेज बनाता है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बेसिकली होती है, तो वो यहाँ पर ईस्टर लिंकेज बनेगी। तो आपके पास ये आ गई 4 कैटेगरीज, न्यूक्लियोटाइड आपकी जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, डीऑक्सीराइबोज शुगर आ गई आपके पास, और फॉस्फोरिक एसिड आ गया आपके पास फॉस्फेट। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे तो ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसी टॉपिक को। हमारे पास अगर एक हो जी पेंटोज शुगर, राइट, अगर मैं इस पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस को लगा दूं, एक नाइट्रोजनस बेस को लगा दूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो होगी न्यूक्लियोसाइड, राइट। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं एक फॉस्फेट को ऐड कर दूं, तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लिंकिंग की वजह से ये तीनों चीजें जब मिल जाएंगी तो उससे आपके पास जो चीज बनेगी वो होगी न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब यहां पर आपने 2 चीजें डिस्कस कर ली, ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें 2 चीजें हैं, एक तो पेंटोज शुगर है और दूसरी नाइट्रोजनस बेस है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में आपके पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट लगा देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी, ठीक है। तो डीएनए में आपकी बेसिकली क्या होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर योर कन्वीनियंस इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। अगर हम इसको फर्दर इलेबोरेट करें
तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है जी 5 कॉर्नर्ड शुगर, और ये जो शुगर है आपके पास 5 कॉर्नर्ड, ये कौन सी है जी, पेंटोस शुगर, और ये है जी डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर। अब ये मेरे पास शुगर आ गई। एक मेरे पास है जी नाइट्रोजनस बेस मैं ले लेता हूँ, कोई सी भी नाइट्रोजनस बेस ले लेता हूँ, जैसे मैं एडेनिन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आगे आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास 2 डिवीजन होती हैं, एक होती हैं जी प्यूरिन्स और एक होती हैं जी पायरिमिडीन्स। ये आपने याद रखना है कि एक होती हैं प्यूरिन्स और दूसरी आपके पास जो कैटेगरी है वो होती हैं पायरिमिडीन्स। जो आपकी पायरिमिडीन्स है ये सिंगल रिंग्ड होती हैं, सिंगल रिंग्ड, जबकि जो प्यूरिन्स हैं वो आपकी डबल रिंग्ड होती हैं, डबल रिंग्ड। राइट, ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में, कि प्यूरिन्स हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं, पायरिमिडीन्स आपकी सिंगल रिंग्ड होती हैं। राइट, इसके बाद जो प्यूरिन्स हैं उसमें आपकी आ जाती हैं एडेनिन और गुआनिन। राइट, यानी एडेनिन भी डबल रिंग्ड होगी और गुआनिन भी डबल रिंग्ड होगी। पायरिमिडीन्स में आपकी आ जाती हैं थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, और इसी के साथ साथ आपके पास आ जाएगी यूरासिल। राइट, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, इसको आपने याद रखना है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तो अभी जो मैं बात करूंगा, जैसे मैंने एक ले ली डीऑक्सीराइबोस शुगर, अब एक मैं लेता हूँ नाइट्रोजनस बेस जिसमें मैं ले लेता हूँ एडेनिन। तो एडेनिन जो है वो डबल रिंग्ड है, तो एडेनिन जो है वो आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपके पास अटैच होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, यानी कि यहां पर आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगी आपकी इस तरह से एडेनिन। राइट, क्योंकि वो डबल रिंग्ड है। इसके अलावा जो फॉस्फेट है वो आपका लगेगा किधर, आपके कार्बन नंबर 5 पे। राइट, तो कार्बन नंबर 5 पे आपका क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो जब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड आपकी कार्बन नंबर 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बाइंड करे और फॉस्फेट ग्रुप लग जाए कार्बन नंबर 5 पे, ये लोकेशन याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो ये बन जाएगी आपकी AMP। राइट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि आपकी जो एडेनिन है वो बाइंड कर गई डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ तो बन गई न्यूक्लियोसाइड। जब आपकी जो न्यूक्लियोसाइड है वो बाइंड कर गई आपकी फॉस्फेट के साथ तो वो बन गई न्यूक्लियोटाइड। और AMP जो है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड। अब अगर इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा ADP, एक और फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा जी ATP। लेकिन ATP में क्या होता है कि आप ले रहे होते हैं राइबोस शुगर को, ठीक है, उसमें आप डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं लेते। ठीक है, तो जब भी आप ATP की बात करें तो पेंटोस शुगर होगी, आपके पास राइबोस शुगर होगी, उसके साथ ये हम फिनोमिना जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन DNA के अंदर आप हमेशा लेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इस तरह से हम लेते हैं। अच्छा, जब आप DNA की बात करेंगे तो ये तो आपने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आपके पास कैसे बन रही है और कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास हैं, सिंगल रिंग्ड हैं, डबल रिंग्ड हैं। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। इसके बाद एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा सा अगर इसको और मूव करें आगे हम, तो हमारे पास यूं होता है कि जैसे आपके पास एडेनिन है तो एडेनिन आपके पास हमेशा बाइंड करती है थायमिन के साथ, आपकी जो गुआनिन है ये हमेशा बाइंड करती है साइटोसिन के साथ। जो एडेनिन है ये थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, जबकि गुआनोसिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये बॉन्ड कौन सा होता है। ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, ये भी क्वेश्चन होता है, ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स जब आप जो आपकी एडेनिन और थायमिन आपस में लिंक्ड कर रही हैं
तो ये किसके थ्रू कर रही हैं, तो ये आपकी कर रही हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। इसके अलावा डीएनए के अंदर एक बैकबोन होती है, बैकबोन ऑफ डीएनए। ये जो बैकबोन होती है डीएनए की, ये फॉस्फेट की होती है। फॉस्फेट जो है ये क्या है उसकी बैकबोन, राइट। ये आपने जो है ये चीज याद रखनी है कि जो बैकबोन है डीएनए की वो क्या है, फॉस्फेट। तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन, और एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिसिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जब थोड़ा सा और आगे मूव करें तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपने डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें क्या था कि डीएनए आपके पास जो है उसके दो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसकी जो डीएनए की, तो वो किस तरीके से होती हैं। लाइक अगर आपके पास ये एक चेन है डीएनए की, ठीक है, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दूसरी आपके पास जो है वो यूम होगी, राइट। अब ये दोनों की दोनों जो है ये एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल, राइट। तो एंटी पैरेलल किस तरीके से होती हैं कि अगर मैं कहूं कि यहां पे इसका 5 प्राइम है तो ये एक स्ट्रैंड आ रहा है, ठीक है, और यहां आते आते इसका आ गया 3 प्राइम। अब यहां पर 3 प्राइम आ गया तो इसके रिवर्स यहां पर आ जाएगा कि 5 प्राइम, और यहां आ जाएगा जी 3 प्राइम। तो दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। यहां पर आप क्या, जैसे मैं कहता हूं कि एडेनिन है तो थायमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन है और साइटोसिन तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यूं इसमें एडेनिन और ग्वानिसिन, थायमिन और साइटोसिन लिंक्ड है। अब एल्विन चार्गस ने क्या कहा था कि एल्विन चार्गस ने ये बोला था कि आपकी जो प्यूरिन्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन्स, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक बात की। अब यहां पर क्या है कि एडेनिन और थायमिन, ग्वानिसिन और साइटोसिन, इनकी जो अमाउंट है वो इक्वल होती है डीएनए में, तकरीबन थोड़ी सी वेरी करती है। ये आपने एक टेबल है, इसको आपने लाजमी जो है वो याद कर लेना है कि जैसे शीप है सोर्स ऑफ डीएनए, उसमें एडेनिन कितनी है, ग्वानिन कितनी है, थायमिन कितनी है, साइटोसिन कितनी है। ये एक टेबल आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है कुछ फिगर्स के लिहाज से। इसके अलावा जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि डीएनए की हम बात करें ना, तो डीएनए की जब हम बात करें तो डीएनए में क्या होगा कि आपके पास जैसे एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिसिन है और साइटोसिन है। अब इसमें जैसे हमने एक एटीपी बनाई ना, तो एटीपी में क्या था कि आपके पास एडेनिन की और उसके साथ नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। अब यहां पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एडेनिन है, ठीक है, और एक मेरे पास पेंटोस शुगर है और एक मैं लेता हूं फॉस्फेट, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो शुगर उसमें डीऑक्सीराइबोज है, तो यहां मैं लगा दूंगा डी, तो DAMP। तो इस तरह से DADP और DATP, ठीक है, सेम एज इट इज DGMP, राइट, DGDP और DGTP, सेम एज इट इज अदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ भी यही सिनेरियो फॉलो होगा। तो डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम की अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिहाज से, और ये डिपेंड करती है क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि आपके जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके कैरी कर रहे हैं बोथ डीएनए और आपके किसको, प्रोटीन्स को। उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1 आपकी लिंकर प्रोटीन है, H5 जो है वो भी आपकी लिंकर प्रोटीन है। लिंकर प्रोटीन्स में और भी बहुत सी हैं, जैसे H1AE, H1T, H1 नॉट और H5, दीज आर लिंकर हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके बाद एक और एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है, जैसे NAD+, व्हाट इज NAD+? NAD+ is a coenzyme used in several oxidation reduction reactions like अगर आप चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स की बात करें तो वहां पे NAD+ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या है, ये है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड।
तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपकी इन न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जिसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और ट्राइन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और ट्राइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। इसके अलावा एक एमसीक्यू और भी आता है, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये फर्स्ट माइक्रोब है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जीनोम बताएं जो माइक्रोब का फुली सीक्वेंस्ड है, तो वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जुलाई 28 1995। इसके अलावा इकोलाई का जो जीन है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने बेस पेयर्स पे वो मुश्तमिल है, तो वो 4639221 बेस पेयर्स हैं उसके, और एटलीस्ट 4 to 8 प्रोटीन्स हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी वेरिएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था डीएनए का, जो हमने क्लियर कर लिया डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है, और इसकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिहाज से भी हमने इसको देख लिया, और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से भी हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हम करेंगे आरएनए। ओके, अल्लाह हाफिज़।